नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्रों, वैसे आज 12 जून है और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन की चर्चा हो और परमादेव राजनारायण जी और संसदीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो चुनावी संग्राम और उसमें अदालत के निर्णय की चर्चा ना हो तो मेरे ख्याल से आज के दिन का महत्व ही नहीं रह जाएगा। मित्रों, आप सबको पता है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सभी इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार आदरणीय राजनारायण जी थे। बिल्कुल निश्चिंत थे कि रायबरेली से उनकी जीत सुनिश्चित है। वो इतना निश्चिंत थे कि परिणाम अभी आया नहीं और वो विजय दिवस जब परिणाम घोषित हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत से विजयी घोषित की गई। राजनारायण इसका सड़क से लेकर के और अदालत तक विरोध किया। 1971 के उस अपने हार को और इंदिरा गांधी की जीत को अदालतों में ये मामला हाईकोर्ट में आया और मार्च 1975 से दिल्ली में था, लेकिन लंबी लंबी डेटिंग पड़ती थी। जो मामला देश के प्रधानमंत्री से संबंधित था, इसलिए बहुत छोटी छोटी डेटें डाली जाती थी और मार्च से लेकर के और जून तक, मतलब आज 12 जून तक लगातार उसकी सुनवाई हुई। एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। संवैधानिक कि जस्टिस जयंत सिन्हा साहब, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने हर तरह के दबाव को दरकिनार कर इंदिरा गांधी को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर दिया। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये पहला घटना था जब देश का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी किसी मुजरिम की तरफ से अपना बयान दर्ज कराने अदालत के सामने प्रस्तुत हुआ हो। उसके बाद 2 बार ऐसा मौका आया कि चुना हुआ जनप्रतिनिधियों को अदालत में जाना पड़ा। वो लोग अदालत का सामना करने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे, जिसमें बहुत चर्चित उमा भारती जी थी। उमा भारती का राजनीति उस बात खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जो अपने खास को दिया था वो उनके बाद सीट ही नहीं छोड़े। यही बात मदन लाल खुराना साहब के साथ हुआ। मुख्यमंत्री अदालत का सामना करना पड़ा शासन वर्मा को, अपना खड़ाऊ दे करके गए और वर्मा साहब ने खड़ाऊ पकड़ लिया। उसके बाद वो खड़ाऊ खोलना ही नहीं चाहे, वो अलग मुद्दा है, वो आज से संबंधित नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। बाहैसियत भारत के प्रधानमंत्री अदालत में गई और अपने उनके जो जज के प्रश्न थे उसका उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। वो कानूनी प्रक्रिया है। असमंजस की स्थिति तब आ गई जब अदालत में एक कानून है, हम लोग तो अदालत में आते जाते रहते हैं, कि कोई भी हो, जब जज साहब आसन पर विराजमान होने के लिए आते हैं अपने चैम्बर से जैसे कोर्ट में दाखिल होते हैं, हल्का आवाज लगाता है जज साहब आ रहे हैं। अदालत तो बड़ी शुभ लगे जज साहब आ रहे हैं, चुम्पल कि जज साहब आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। होता है कि उनका जो ऑर्डर होता है आवाज लगाने वाला होता है, वो जज साहब आ रहे हैं, तो सब लोग जो वकील हो, देखने वाले हो, जो भी उस कोर्ट में होता है वो खड़ा होकर के जज साहब का वादा करता है। जज साहब बैठ के बोर्ड बैठ जाइए, इशारा करते हैं, तब लोग बैठे। यही प्रक्रिया है। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री था तो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर होता है या छोटा होता है, अभी प्रोटोकॉल डिसाइड था कि क्या होगा। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने आदेश जारी किया कि कोर्ट की परंपरा यह है कि जज के खड़ा आने पर ही कोर्ट में खड़ा होया जाएगा, किसी और के नहीं। तो सीधा इशारा था कि भारत का प्रधानमंत्री कोर्ट में आएगा तो खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हुआ भी यही, बस इतना क्या गया कि सिन्हा साहब ने कुछ लिमिटेड पास जारी किए, अधिकृत लोगों को आने की अनुमति दी। उसके पहले सब लोग अदालत भरा रहता था। इतनी बड़ी सुरक्षा का मामला तब नहीं होता था कि अदालत
अदालत में गए हैं, कार्रवाई देखे हैं, अब तो आपके पास आई कार्ड ये सब देखा जा रहा है, तब ऐसी बात थी नहीं। और 75 में तो और भी शायद छूट, मैं तो बात कर रहा हूँ 2000 के बीच। खैर, इंदिरा जी अपने सवालों का जवाब दी। 12 जून इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंदिरा जी की तरफ से आदरणीय पालखीवाला साहब, जो उस वक्त के सबसे वरिष्ठतम वकील थे, वो जिरह किए। आदरणीय राजनारायण जी के तरफ से आदरणीय शांति भूषण साहब, वही शांति भूषण प्रशांत भूषण जी के पिताजी, कहाँ वो आदरणीय शांति भूषण जी और कहाँ प्रशांत भूषण, खुद मेले ही नहीं है, सिर्फ भूषण लगा हुआ है। कहाँ शांति भूषण साहब राजनारायण जी का मुकदमा लड़ते थे और कहाँ प्रशांत भूषण रिहानिया और कश्मीरी आतंकियों का मुकदमा लड़ते हैं। खैर, वो भी मुद्दा याद नहीं है। वो ऐतिहासिक दिन आज 12 जून आया, जब सुबह के 10 बजे जस्टिस जे सिन्हा साहब ने घुसते ही कहा कि राजनारायण के लगाए हुए इल्जाम से अदालत वाकिफ है, और जो 6-7 इल्जाम लगाए गए हैं उसमें कम से कम 2 इल्जाम तो बिल्कुल सुनिश्चित होता है कि एकदम जेन्युइन और सही है, और ये 2 इल्जाम है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव में धांधली। और इन 2 ही बेस पर, हालांकि 5-7 इल्जाम लगा गए थे, और 4-5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा जी को बरी कर दिया था, लेकिन ये 2 इल्जाम के आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और चुनाव में धांधली हुई है। इस 2 अपराध के लिए उनको दंड दिया गया कि वो अगले 6 साल तक देश में किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करार दी जाती है। अब अदालत का सम्मान करते हुए आदरणीय इंदिरा जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए था और 6 साल तक हरि कीर्तन करना चाहिए था, लेकिन इंदिरा जी ने कहा, उनको थोड़ा सा उस वक्त ऐठ आ गया। वो उस क्षण को मैं इंदिरा जी के निर्णय को सही नहीं मानता। बाकी इंदिरा जी के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा समर्थन करता हूँ, बड़ा आदर है मेरे दिल में आदरणीय इंदिरा जी के प्रति, लेकिन वो जो एक क्षण था, कई बार होता है ना कि सरस्वती आपके मुंह पर बैठ करके कुछ गलत बयान करवा देती है, कई बार काल आपके सर पे चढ़ जाता है और वो आपसे कुछ गलत करवा देता है, बाद में आपको पता चलता है यार ये तो मैंने करना नहीं था, ऐसा तो मेरा कथा ही नहीं है, कैसे हो गया। ये हर आदमी के साथ अमोखा से होता है। इंदिरा जी भी तो इंसान ही थी, भगवान तो थी नहीं कि उनमें कहीं कोई गलती का गुंजाइश न हो। उनके किसने समझाया, क्या समझाया? कहा जाता है कि सर संजय गांधी जी ने उनको समझाया कि आपका छवि बहुत मनोरथ है, देश में जनमानस में आपका बड़ा अप्रोच है, आप कुछ भी आप कहेंगे वो मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है, मिसगाइड आदमी हो जाता है। और इंदिरा जी ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। वो शब्द आपके सामने, क्योंकि जब वो त्यागपत्र से इनकार कर दी तो देश के जगह जगह विरोध होने लगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उनके नेतृत्व में समस्त विपक्ष एक छतरी के नीचे आया। जैसे आज मोदी जी के विरुद्ध में सारे भेड़ बकरी बाघ से एक घाट पर पानी पी रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, उस वक्त इंदिरा जी के विरुद्ध सारा विपक्ष एक हो गया था और इंदिरा जी को ऐसा लगा कि अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आपातकाल घोषणा कर दी और सारे जो थे वो सारे लिए गए। अब देश में आपातकाल की स्थिति थी, खाता न बही जो सरकार का वो सही। वो अरेस्ट उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, जा रहा था कि आज 12 तारीख है और आज के 12 तारीख का यही महत्व है, आज का 12 तारीख का यही इतिहास है और इतिहास बिना जाने बगैर वर्तमान की आकलन नहीं की जा सकती, वर्तमान को नहीं समझाया जा सकता। कांग्रेस की आला नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उस वक्त इंदिरा जी ही थी, जिनको आज तक कांग्रेसी इनकार नहीं कर सकते कि इंदिरा जी हमारी नेता नहीं थी और हम उनकी नीतियों को नहीं मानते हैं। तो अदालतों का अपमान, जनमानसों का अपमान, जन भावनाओं का अपमान, ये कांग्रेस के जीन में ही है। जब सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, उस वक्त भी जनमानस का अपमान हुआ था। कांग्रेस कार्य समिति जो प्रधानमंत्री चुनने के लिए अधिकृत बॉडी है, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने, करीब करीब सभी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता चुना था, लेकिन जनभावनाओं को दरकिनार कर मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो उस वक्त भी
देश के पहले प्रधानमंत्री के पहले शपथ ग्रहण में भी जनभावना का कदर नहीं किया गया। उसके बाद इंदिरा जी ने लोकतांत्रिक वैल्यूज को कोई महत्व नहीं दिया, देश के अदालतों का कोई सम्मान नहीं किया और उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तो अब दिग्विजय सिंह अगर जो कर रहे हैं, मणिशंकर कर रहे हैं, तो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जेकर ईश्वर मतलब जिसका इष्ट ही ऐसा है उसके भक्त कैसे होंगे, कैसे होंगे। आज बात इसी पर है। मित्रों, जैसा कि आप हर सोशल मीडिया समाचार आपने सुन ही लिया होगा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने एक बहस के कार्यक्रम में, आजकल एक क्लब बहस हो रहा है, जैसे हम लोग जूम पर बात करते हैं, स्ट्रीमयार्ड पर बात करते हैं, उसी तरह से आजकल कई क्लब्स पर बात हो रहा है। लॉकडाउन और कोरोना काल में कई तरह की नई तकनीक का इजाद हुआ है एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि पहले तो हम लोग बाहर निकल जाते थे, लुटिया जोन में निकल जाते थे, जहाँ देखते तो वहीं कोई मीटिंग, कोई रैली, कोई प्रदर्शन हो रहा है, दिन भर का समय कट जाता था। आप जंतर मंतर पर जाइए, मद्रासी ढाबे के पास अपना गाड़ी पार्क कीजिए, सवेरे गए तो रास्ता कीजिए, दोपहर गए तो भोजन कीजिए, शाम को गए तो फिर खाना खाइए। मतलब मेरे ख्याल से सवेरे 7 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक वहाँ 24 घंटा खाने का सुविधा जंतर मंतर पर है। आपको दिन भर वहाँ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता, वहाँ जब जाइए आपको भरपेट का भोजन का व्यवस्था है। तो हम लोगों को वैसे भी उधर होते हैं, और अगर खाना खाना होता है तो आदमी जंतर मंतर पर चला जाता है। मद्रासी 3-4 लाइन से ढाबे बनाए होते हैं। आपको पंजाबी भोजन करना है तो पंजाबी भोजन कीजिए, मद्रासी भोजन करना है तो मद्रासी भोजन कीजिए। मतलब नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का भोजन का पूरा कॉन्टिनेंट होता था वहाँ पर, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आनंद लीजिए, राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक आनंद लीजिए और रहिए। लेकिन अब कोरोना से सब बंद है, तो लोग इस तरह की नई तकनीक का इजाद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, और जो सुनेबल बात यह है, वो पाकिस्तान के पत्रकार के कहे हुए प्रश्न के जवाब में जो प्रश्न उत्तर दिया वो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने जा करके कहते, ऑब्जेक्शन तब भी था, लेकिन घोर आपत्तिजनक नहीं होता। मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और बोलने की आज़ादी ही नहीं है, हमारे यहाँ बकवास करने की आज़ादी है। हमारा संविधान कहता है कि भाई आप पूरा बकवास करिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने बकवास करते तो मान लिया जाता, वो उतना एतराजेबल नहीं होता जितना कि वो पाकिस्तान के पत्रकार के पूछे हुए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। दिग्विजय सिंह साहब ने जो लोग समझे, जो कहे, पहले वो बोलता हूँ और दिग्विजय सिंह साहब का जो सफाई आया उस पर। दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि देखिए 370 हटाने का तरीका गलत था। 370 हटाने के बाद इंसानियत का हत्या हुआ, कश्मीरियत का हत्या हुआ, कश्मीरी लोगों के साथ नाजायज किया गया, सारे वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल डाल दिया गया। हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, 370 हटाने की पुनर्विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। अब दिग्विजय सिंह साहब आके कहे कि इन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती कि शैल बी और कंसीडर का मतलब क्या होता है। दिग्विजय सिंह साहब, अब आपके इतना तो अंग्रेजी मुझे नहीं आती, लेकिन मेरे को भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। बाकी काम चलाने बता तो आता है, बोलचाल की भाषा में कितना क्लिष्ट से क्लिष्ट अंग्रेजी शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। बोलने की फ्लो भी कोई बहुत खराब नहीं है, क्योंकि अदालतों में अंग्रेजी ही बोली पढ़ी और लिखी जाती है, तो अंग्रेजी में उतनी हाथ कमजोर नहीं है। हो सकता है आपका कुछ ज़्यादा फ्लुएंट हो और हमारा कुछ कम हो सकता है आपका एसेंट जो है, आपका टोन जो है वो अलग अलग तरह का हो, यूएस टोन हो, यूके टोन हो, रशिया और फ्रांस टोन हो, और हमारा ठेठ बलियाटी टोन हो। लेकिन अंग्रेजी की समझ तो हमें भी आती है दिग्विजय सिंह साहब। और शैल बी और कंसीडर दोनों ऑब्जेक्शनेबल है। अगर आपने कहा है कि कांग्रेस विल कंसीडर 370, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। और अगर आपने कहा होगा कि 370 विल बी कंसीडर, शैल बी कंसीडर, या जो भी, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि दोनों तीनों का मतलब वही निकलता है कि हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार करेंगे मतलब आप उसको इम्प्लीमेंट करने को गलत मानते हैं। अगर आपने इम्प्लीमेंट करने को गलत ही मान लिया तो 370 के आप पक्ष में है, आप चाहते हैं कि 370 बहाल हो।
ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है दिग्विजय सिंह साहब, क्योंकि आपके पार्टी की तब की अध्यक्षा और सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी देश के संसद में बैठी थी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह नहीं, गृह मंत्री, हालांकि अमित शाह ही थे, 370 पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, सदन का विश्वास में ले रहे थे और सदन में अपनी बात रख रहे थे। उस वक्त नेता सदन कांग्रेस पार्टी के तरफ से अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन और चौधरी तीनों का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो अधीर मतलब होता है एकदम अधीर, मतलब निरीह। तो ऐसा निरीह प्राणी जो कांग्रेस को इतना निरीह कर देते हैं अपने वक्तव्यों से, वो तुरंत उठ के खड़े हो गए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपका अंदरूनी मामला है। कश्मीर मामला तो बायलैटरल है, ट्राइलैटरल है, इसमें तो संयुक्त राष्ट्र इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कश्मीर इन्वॉल्व है। आप पाकिस्तान, कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र को बिना इन्वॉल्व किए कोई फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? पूरा सदन अवाक रह गया। कांग्रेस के कई लोग भी अवाक रह गए, वो भी नहीं सोचे कि भाई इसने बोला क्या, और वो बात उन्होंने विशुद्ध रूप से हिंदी में बोला था। लोगों को तभी चिंता हुआ क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हिंदी बोलते हैं तो उसका कई मतलब होता है, इसलिए लोगों को एक बार समझना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा स्पष्ट किया दोबारा अंग्रेजी में भी बोल करके कि वी हैव नो राइट टू बी इंप्लीमेंट एनी डिसीजन इन जम्मू कश्मीर बिकॉज़ बाय इलेक्टोरल मैटर। अरे वाह, अधीर रंजन चौधरी ने बकायदे उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया और हिंदी में भी बता दिया कि आप इस मामले में कैसे दखल दे सकते हैं। दिग्विजय सिंह साहब, मजे की बात है कि सोनिया गांधी उनको टुकुर टुकुर ताक रही थी और उन्होंने नहीं कहा कि तुम क्या बोल गए, क्योंकि अगर सोनिया गांधी को हिंदी नहीं समझ में आती, हालांकि उनको आती है, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत बढ़िया से हिंदी में बात करती हैं, हिंदी में ही जवाब देती हैं, अंग्रेजी नहीं बोलती। क्योंकि मैंने सोनिया गांधी से मिला तो अंग्रेजी बोलने की हिमाकत ही नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी अंग्रेजी उनके अंग्रेजी के मुकाबले कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो सुना था कि वो विदेशों में अंग्रेजी की पढ़ाई करती थी। हालांकि मणिशंकर अय्यर तो उनके स्कूल कॉलेज विद्यालय तक का ज्ञान रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मणिशंकर अय्यर साहब की बात नहीं लाऊंगा। जो सोनिया गांधी के एफिडेविट में लिखा है कि वो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग तो अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं किए हैं, हम तो अभी बोल लिए हैं, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी थे और विज्ञान का सारा अंग्रेजी में होता था, मजबूरी थी, और दिल्ली में आ गए तो थोड़ा कानून का तो थोड़ी वो सीख समझ लिए, इसलिए अंग्रेजी आ जाती है। नहीं तो अंग्रेजी का तो पढ़ाई सुनने क्या, तो इसलिए डर के हमारे हिमाकत नहीं किया कि उनसे अंग्रेजी में बोल, लेकिन वो बढ़िया से बोली। जितना देर हमने बात किया, जितना देर हम कोई मनमोहन सिंह तो थे नहीं कि हमको बहुत ज्यादा टाइम दे रही, लेकिन उन्होंने हिंदी में ही वार्तालाप मेरे से किया और कहीं से नहीं लगा कि सोनिया जी को हिंदी समझने और बोलने में कोई परेशानी होती है। हाँ, उनका टोन है जैसा वो बोलती हैं कि हमको गर्व है, आई एम प्राउड, तो वो उनका पश्चिम के हैं, उसमें कहीं हमारे साउथ में लोग हिंदी बोलते हैं तो उनका अपना टोन होता है। प्रणब मुखर्जी इतना पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, वो पूरा जीवन कन्वर्ट करते रह गए, आई ट्राई टू कन्वर्ट, अब वो कन्वर्सेशन का कन्वर्सेशन कहते रह गए। तो वो तो अपनी अपनी बोलने की तरीका है, हमारे देश में अलग अलग टोन है, तो सोनिया जी तो हमारे देश की नहीं है, तो उनके टोन पर तो क्या प्रश्न। हाँ, लेकिन वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझती थी, वो पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण देती हैं, अंग्रेजी में भाषण देती हैं। उन्होंने भी अधीर रंजन चौधरी को नहीं रोका कि भाई अबे तू क्या बोल गया, जम्मू कश्मीर बांग्लादेश का इंटरनल मामला है भाई, हमारी सास ने वहाँ 35A को अलग से इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि 370 हमारे ननिया ससुर ने इम्प्लीमेंट किया था, और हमारे ही परिवार का लगाया हुआ ये धारा, इसमें कहाँ से संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान आ गया? जिस वक्त 370 लगाया गया था उस वक्त तो पाकिस्तान था ही नहीं, वो तो अपना अलग हो गया था। जिस वक्त 370 को और हमने इम्प्लीमेंट किया उस वक्त इसमें पाकिस्तान का कोई मैटर नहीं था, वो तो हम मुसलमान वोट बैंक और जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए सब गिफ्ट दे रहे थे। ऐसे वोट के लिए तो हमने बहुत कुछ पूरे देश में दिया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन ये तो हमारा दिया हुआ है, इसमें संयुक्त कहाँ से आया? सोनिया जी ने ये इंटरफेयर करना उचित नहीं माना। इसलिए दिग्विजय सिंह साहब अगर आपको सफाई दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से आपका सफाई ओवरऑल माना नहीं जाएगा। दूसरा मेरा जो हेडिंग था, बात बंद करने से पहले कहूँगा कि जब जब कांग्रेस के लोग कोई बयान देते हैं, बैठे बैठाए भाजपा को फायदा हो जाता है। अगर हल्के शब्दों का और हंसी का
इस्तेमाल करें, तो क्या कांग्रेस जन अपने आला कमान को बचाने के लिए मोदी को फायदा पहुंचाने वाला बयान देते हैं कि इससे मोदी खुश रहे और वो बेल तोड़ करके जेल में ना चला जाए, क्योंकि तीनों लोग बेल पे हैं और बेल टूटेगा तो जेल होगा। ये तो हमारा भारत का संविधान है, भारत की न्यायालय है, और अगर मान लो बेल टूट गया तो जेल ही तो है। तो क्या मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, ये सब लोग फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा को बैटिंग देते हैं, पिच देते रहते हैं कि वो उन पर से नजर इनायत रखें, सख्त नजर न रखें? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी दुखी होकर के इनको जल्दी अध्यक्ष बने? मणिशंकर अय्यर क्या भाजपा के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी अपने पिताजी वाला सम्मान दे जो उनके पिताजी मणिशंकर अय्यर को दे रहे थे? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो बहुत कुछ है और कांग्रेस के आला कमान को सोचना पड़ेगा। मेरा तो अपना मानना है, अगर मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी होता या उस हैसियत में होता कि मेरा निर्णय कांग्रेस में मानी जाती, तो मैं तो भाई एक सर्कुलर निकाल देता कि हे कांग्रेस के प्रबुद्धजनों, पार्टी पर उपकार करो, एहसान करो, और किसी भी तरह के मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और समाचार चैनल पर तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम मुंह खोला बंद कर दो। आप यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखो, सनी लियोनी का गाना सुनो, मैं पीतल दी, वो कौन सा गाना आता है, सनी लियोनी का मतलब गाना भी है, मतलब सनी लियोनी का मतलब वही नहीं है, मेरे मतलब समझ लेना, मतलब वो गाना भी बड़ा बढ़िया गाती है। मैं वो कौन सी पीतल दी, हालांकि उसका तो गाना भी मैं नहीं सुनता, तो वो पीतल उतल दी गाना है, सुनते रहिए। मजा के मनोरंजन के बहुत सारे साधन है, कॉमेडी भी बहुत बढ़िया है, सीरियल, ज्ञान और विज्ञान भी है। कहे टीवी पर आ करके मुंह फाड़ करके भाजपा का फायदा और कांग्रेस का नुकसान पहुंचाते, मैं ऐसा करता। लेकिन अगर कांग्रेस का आलाकमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह की फालतू बयान देते रहें और भाजपा को फायदा पहुंचाते रहें, हम भी पहुंचाते रहें, भाजपा सरकार बनाए, और जो आप 70 साल में राष्ट्र को अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं जिसकी हकदार था ये राष्ट्र, और अब भाजपा पहुंचाएगी, आप उसमें यही एक योगदान दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बधाई के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं, लेकिन बिना राजनीतिक दल आप फिसड़ी साबित होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु से अब आपका सूपा साफ हो गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार में आप हैं ही नहीं, तो आप फिर कहाँ के हैं और क्या है, ये आप ही सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार कांग्रेस जनों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया अगर कांग्रेस को फायदा पहुंचाना है तो ही बोले, भाजपा के पीछ पर ना खेले, क्योंकि अगर कांग्रेस इस देश में मौजूद रहेगी तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। क्योंकि मोदी को प्रतिद्वंदी अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी शासक निरंकुश हो जाएगा, और निरंकुश शासक कभी भी राष्ट्र हित में नहीं होता है, उसका स्वहित होता है। और हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र हित का निर्णय हो, स्वहित का ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार पुनः मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, दवा है आपके कठोर आत्मनियंत्रण से। तो अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रही है, फेस वाइज लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन आप अगर बहुत जरूरी से जरूरी ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें, और अगर बहुत बड़ी से बड़ी मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, जो हमारे डॉक्टर ने बताया है, उसका अक्षरशः और कड़ाई से पालन करें, तभी कोरोना हारेगा और अपना देश जीतेगा।